माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत माननीय विधायक श्री केवल सिंह पठानिया जी के द्वारा जो प्रस्ताव सदन में लाया गया है, जिसका शीर्षक है प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावितों को आ रही मुश्किलों तथा इस अवधि में सरकार द्वारा किए गए कार्य, इस शीर्षक में इस प्रस्ताव में मैं स्वयं को भी शामिल करती हूँ और अपने विचार रखना चाहूँगी। आपने मुझे समय दिया अध्यक्ष महोदय, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हमने देखा प्रदेश में वर्ष 2023 में जो है भयंकर आपदा आई और पूरा प्रदेश इसमें जूझा। अभी इस आपदा से हमारे लोग और हमारी सरकार उभर ही रहे थे कि वर्ष 2025 की आपदा भी हमने देखी। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में डटकर जो सामना आपदा क्या किया गया, वो एक तरह से प्रेरणा स्रोत जो है मुझे लगता है पूरे देश में अन्य राज्यों के लिए भी है। मुआवजा की राशियां जो इससे पूर्व सरकार द्वारा दी जाती थी या हम केंद्र सरकार द्वारा भी जो मुआवजा दिया जाता है, यदि हम उसका पूरी लिस्ट को चेक करें और यदि हम प्रदेश सरकार के जो अभी मुआवजा राशि में जो रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई, यदि इसकी तुलना की जाए तो ये अभूतपूर्व है पूरे देश में। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और पूरे मंत्रिमंडल का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2025 की आपदा में अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 80% जो है किसानों की फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि मानसून का जो दौर चला था उसमें कुल्लू मनाली की जो सारी सड़कें टूट गई थी। हालांकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में उतनी ज़्यादा सड़कें डैमेज नहीं हुई थी। बीआरओ के मुख्य मार्ग डैमेज होने के अलावा कुछ पीडब्ल्यूडी के संपर्क मार्ग थे जो डैमेज हुए थे, परंतु मनाली, क्योंकि वहीं से हमारा जो भी सप्लाई जाता है मार्केट में, मंडी की जो सप्लाई जाती है मार्केट में एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की, वो उसी रूट से जाती है। तो उस कारण से दोनों छोर से जो हमारा रोड कट गया था, उस वजह से हमारी फसलें जो है समय से मार्केट में नहीं पहुंच पाई और लगभग 80% फसलें जो है खेतों में ही बर्बाद हो गई। और ये सभी जानते हैं कि लाहौल स्पीति जैसा जो जिला है, जो भौगोलिक परिस्थितियों से बिल्कुल विपरीत है, जहाँ पर 6 महीने बर्फ़ रहती है और सिर्फ एक ही नकदी फसल जो साल की रहती है, तो पूरे किसानों की जो आर्थिकी है मुख्यतः कृषि पे निर्भर है और साथ ही साथ पर्यटन पे भी निर्भर है। और पर्यटन, हमने देखा कि पूरा पर्यटन जो हमारा व्यवसाय है पूरी तरह से प्रभावित इस आपदा में हुआ। परंतु फिर भी हम बीआरओ का और सरकार और प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि रिकॉर्ड समय में जो है सड़कों को बहाल किया गया। परंतु आप जानते हैं कि एक्जॉटिक वेजिटेबल्स जो है इसकी समय अवधि बहुत कम रहती है, 2 दिन बाद ये ख़राब हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसानों का हुआ। यदि हम कृषि विभाग के रिकॉर्ड का आंकलन करें तो इन्होंने जो किसान के नुकसान का आंकलन किया है लगभग 18 करोड़ का किया है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, अगर मैं सिर्फ एक्जॉटिक वेजिटेबल्स और फसल की बात करती हूँ। साथ ही साथ असामयिक बर्फबारी के कारण हमारा सेब का भी नुकसान हुआ, जहाँ पे पटन वैली में सेब लगाया जाता है, सेब का नुकसान हुआ, सेब के पौधों का नुकसान हुआ। और आलू जब निकालने का समय आया तब असामयिक अक्टूबर में बर्फबारी के कारण आलू का भी नुकसान हुआ और आलू के जो रेट है वो मार्केट में बहुत धड़ाम से गिरे और नुकसान जो बहुत ज़्यादा इस बार आर्थिक हमारे किसानों को हुआ, ये शायद शब्दों में बयां करना भी संभव नहीं है जिस आर्थिक स्थिति से जो है हमारे लोग और हमारे किसान जूझ रहे हैं। परंतु फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके आशीर्वाद से जो हमारे मुआवजा में राशि में जो बढ़ोतरी की गई, जिसमें हम देखते हैं कि पहले जो मकान डैमेज होते थे, जहाँ पे सिर्फ पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को सिर्फ 1,30,000 की राशि दी जाती थी, ये अभूतपूर्व है। पूरे देश में जो 7 लाख रुपए की राशि जो बढ़ोतरी की गई, ये सिर्फ हिमाचल में हुआ। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ कई ऐसे गौशालाओं की बात की जाए या बर्तनों के लिए जो राशि दी जाती है, इन सब में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। और केंद्र सरकार के जो रेट्स है, जो मुआवजा की राशियाँ, उनकी दरें अगर देखी जाए तो वो बहुत कम है। साथ ही साथ अगर हम फसल के नुकसान की बात करते हैं, जहाँ पे सिर्फ 680 रुपये प्रति बीघा दिया जाता था, इसमें जो है 588% वृद्धि करते हुए 4,000 रुपये प्रति बीघा ये राशि जो प्रदेश सरकार द्वारा की गई। साथ ही साथ जो गाद निकाली जाती है, जो हमारे खेतों में जो गाद भर जाती है बाढ़ के कारण, उसमें पहले जो राशि मिलती थी 1,440 रुपये प्रति बीघा, इसको बढ़ोतरी करते हुए लगभग इसमें 694% बढ़ोतरी की सरकार द्वारा और 5,000 रुपये प्रति बीघा इसमें दिया जा रहा है। और कृषि योग्य जो भूमि पूरी क्षतिग्रस्त हो जाती है या बह जाती है, उसके लिए पहले पूर्व में 3,760 रुपये जो है प्रति बीघा दिए जाते थे और इसमें जो रिकॉर्ड जो 265% बढ़ोतरी सरकार द्वारा की गई और अब ये 10,000 रुपये प्रति बीघा दिया जाता है। तो रिकॉर्ड तो बहुत जो बढ़ोतरी की गई वो रिकॉर्ड
500%, 250% इतनी ज़्यादा की गई, इसके लिए हम सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का विशेष धन्यवाद करते हैं। पर यदि हम फसलों के आंकलन या ज़मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे फिर भी अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो फिर भी वो हमें कम लगता है। तो मेरा ये निवेदन है, जैसे इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर हर पहलू को जो इसको हर स्तर पे उठा चुके हैं। हमने देखा 2023 की जब आपदा आई उसके बाद जो है केंद्र की जो समिति गठित की गई थी, इन्होंने हिमाचल का दौरा किया और लगभग 9,500 करोड़ का जो है नुकसान का आंकलन किया गया। और इसमें पीडीएनए की राशि हिमाचल को लगभग 2 साल बाद 2025 में प्राप्त हुई, और वो भी 2,000 करोड़ की राशि की जो घोषणा की गई थी उसके बजाय सिर्फ अभी तक 490 करोड़ की राशि जो हिमाचल को प्राप्त हुई है। और साथ ही साथ जब हम 25 की आपदा की बात करते हैं, 25 की आपदा के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी स्वयं हिमाचल पधारे, उन्होंने स्वयं जो है नुकसान का आंकलन किया और 1,500 रुपये की विशेष जो है आपदा राहत की घोषणा की। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण जो है अभी तक ये राशि जो हिमाचल को प्राप्त नहीं हुई। हम इस सदन के माध्यम से एक बार पुनः प्रधानमंत्री महोदय जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस आपदा राशि को जल्द से जल्द हिमाचल को प्रदान किया जाए। और ख़ास तौर पे जो पीडीएनए की राशि है, इसमें भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि हम ट्राइबल जिला से संबंध रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से। हमारे पास जो है वर्किंग सीज़न बहुत कम रहता है, 6 महीने वर्किंग सीज़न रहता है, उसके बाद माइनस टेम्परेचर में जो है काम करना संभव नहीं होता है। तो जो भी स्कीम्स रहती है या जो भी कार्य जो है विभाग द्वारा, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग है चाहे आईपीएच विभाग है, जो भी कार्य एग्जीक्यूट होता है उसमें जैसे मार्च तक यदि वो पैसा खर्च करना होता है तो उसकी जो समय सीमा है, मुझे लगता है कि ट्राइबल क्षेत्र में जो ये समय सीमा थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 6 महीने हमारा वर्किंग सीज़न रहता है। धरातल पे सिर्फ 6 महीने जो कार्य हो सकता है, उसके बाद माइनस टेम्परेचर पे कोई भी कार्य जो है फिजिबल नहीं होता, सीमेंट जमता नहीं और कोई भी कार्य इस तरह का पॉसिबल नहीं होता। साथ ही साथ क्योंकि किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और ये हमने देखा है केसीसी जैसी जो स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड, 1998 में ये स्कीम जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी ताकि किसानों को जो है सस्ती दरों में जो ऋण मुहैया करवाया जा सके। और हम ये भी सभी जानते हैं कि 2008 और 9 की बात है, जब यूपीए सरकार जो केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, तो पूरे देश में किसानों का जो ऋण माफ़ किया गया था और 4 करोड़ किसान जो इसमें लाभान्वित हुए थे। इसमें केसीसी के ऋण भी शामिल है और हमारे हिमाचल के कई किसान जो इसमें लाभान्वित हुए थे। आज वैसी भयावह स्थितियां हम अपने हिमाचल में देखते हैं, और खासकर मैं अपने ज़िला की बात करूंगी क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक नकदी फसल होती है पूरे वर्ष की। तो मेरा निवेदन रहेगा सरकार के माध्यम से, क्योंकि ये केंद्र सरकार के क्षेत्र अधिकार में आता है, प्रदेश सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि इस मामले को आप बहुत ही ठोस तरीके से जो है केंद्र सरकार के माध्यम के समक्ष रखें। यदि उस समय की कांग्रेस सरकार जो है 2008 और 9 के वर्ष में यदि ये कर सकती है, तो आज की भी मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसे करना चाहिए और यहाँ से और ज़्यादा जो इसके लिए दबाव बनाया जाए, ताकि हमारे केसीसी के अंतर्गत जो किसान हैं, लगभग मेरे जिला के लगभग 5,500 किसान इसके अंतर्गत जिन्होंने ऋण लिया है, और लगभग 130 करोड़ की जो है राशि इसमें जो है उनको बैंकों को देनी है। और ख़ास तौर पे जब किसानों का जो आर्थिकी है वो कृषि में इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें यदि ऋण माफ़ी हो या उन्हें कुछ समय दिया जाए, इस मामले को जो है प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के समक्ष रखे। और केंद्र सरकार से भी ये हम उम्मीद करते हैं कि वो इसमें हमें रियायत प्रदान करे पूरे प्रदेश को। ये तो सिर्फ मैं अपने ज़िला की बात कर रही हूँ, और पूरे प्रदेश में हमने देखा किसान जो है इसमें प्रभावित हुए, चाहे वो सेब का सीज़न हो या अन्य जो भी हमारा सब्जियों का सीज़न था। साथ ही साथ यहाँ पे हम लगभग पहले जब से मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, पहले सेशन से हम आपदा पे चर्चा करते आ रहे हैं, और आपदाओं पे वही बातें वही रेपिटेशन बार बार होती भी है, क्योंकि आपदाओं का जो एक तरह से जो लहर है वो लगातार चली आ रही है। परंतु अभी भी समस्या हमारे समक्ष वैसी ही खड़ी है। हमने देखा इस आपदा में कई लोग जो है बेघर हो गए, कई लोगों के घर चले गए, ज़मीनें चली गई, परंतु उनको हम ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दे पा रहे। ये मामला पहले भी सदन में आया है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा, रेवेन्यू मिनिस्टर जी के द्वारा जो है सदन में एफसीए कानून के अमेंडमेंट्स के लिए जो प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया था। क्योंकि एफसीए कानून एक ऐसा कानून है जिसके तहत जो है 1 इंच भूमि जो है हम लोगों को ज़मीन नहीं मुहैया करवा सकते। अभी हम विंटर जो हमारा सेशन चल रहा है धर्मशाला में चल रहा है, हर साल जो है विंटर सेशन धर्मशाला में चलता है। धर्मशाला जो देवभूमि है और मैक्लोडगंज जो हमारा एक नगर है, मिनी लहासा जिसे कहते हैं, हम देखते हैं कि 1959 के बाद जो तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है वो मैक्लोडगंज में रहती है, और परम श्रद्धेय हमारे दलाई लामा जी भी यहाँ पे अपना निवास करते हैं।
तो भारत वो भूमि है, हिमाचल वो भूमि है जिन्होंने विदेश से आए लोगों को जो है यहाँ पे ज़मीन दी है, उनको अपना एक तरह से जो है ज़मीन देके इनको निवास करने के लिए यहाँ पे अपना आंचल परोसा है। तो कहीं ना कहीं आज स्थिति ऐसी है कि हम अपने लोगों को जो हिमाचल में रह रहे हैं उनको ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू दिस FCA कानून। तो हमने ये मुद्दा पहले भी सदन में उठाया था और हमारी सरकार पूरे जोश से, पूरे गर्मजोशी से इस पर कार्य भी कर रही है। मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि इसमें अभी क्या प्रोग्रेस हुआ है ये हम जवाब में भी जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा जो है प्रदेश सरकार को खटखटाना चाहिए, क्योंकि हमने अपने माननीय सांसद महोदय के समक्ष भी ये बात रखी थी कि पार्लियामेंट में इस मुद्दे को रखा जाए कि FCA कानून को संशोधन करना अत्यंत आवश्यक है, कि लोगों को जहाँ बेघर हो गए उनको ज़मीन कम से कम 2 बिस्वा 3 बिस्वा, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा भी है, उन्होंने अपने बजट भाषण में और हर प्लेटफॉर्म में ये बात कही है कि जिनके ज़मीनें चले गई हमें उन्हें ज़मीन देंगे। परंतु कई चीज़ें जो प्रदेश सरकार के भी क्षेत्राधिकार में नहीं है, फिर भी सरकार जो लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हम धन्यवाद करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी दौरे पे आए थे उन्होंने फिर से ये बात उनके समक्ष रखी थी, परंतु अभी भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कोई बड़ा काम नहीं है पार्लियामेंट के लिए करना, एक छोटा सा इसमें संशोधन ला के, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 130 से ज़्यादा संशोधन आज तक हमारे कानून में हो चुके हैं। तो यदि पब्लिक हित में, किसानों के हित में, जनहित में इस तरह का संशोधन होता है तो बहुत बड़ी रियायत जो है, बहुत बड़ा साथ और संवेदनशीलता जो है हम अपने लोगों के प्रति जो है सभी जाहिर कर पाएंगे। ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं, हमने उत्तराखंड या सभी अन्य पहाड़ी प्रदेशों में ये हालात देखी है। मुझे लगता है कि पहाड़ी प्रदेशों को भी सभी जगह एक प्लेटफॉर्म में आगे आने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जब हम जनजातीय या दूरस्थ इलाकों की बात करते हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट जो परिस्थितियाँ रहती है, भौगोलिक परिस्थितियाँ विपरीत रहती है, वहाँ पे भी इस तरह के जो मुद्दे हैं, वहाँ पे ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को भी एक साथ आना पड़ेगा, तभी हम कुछ बेहतर जो है कर पाएंगे। और लोगों को जो ज़मीनें कई बीघा के हिसाब से, कई बीघों के हिसाब से जो ज़मीनों का नुकसान हुआ, उसके बदले कुछ ज़मीनें दे पाएंगे। एक और चीज़ जो कांग्रेस सरकार की देन है वो 1968 का नोतोड़ कानून है, जिसकी बदौलत जो है नोतोड़ लोगों को मिला है। नोतोड़ की वजह से मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हम ट्राइबल जिला हैं जहाँ पे कस्टमरी लॉ लगते हैं। स्पीति एक हमारा ऐसा दुर्गम क्षेत्र है, या अब तो हमारे वर्ल्ड के एक मैप में है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत जो है फेमस और प्रसिद्ध है। तो स्पीति में कस्टमरी लॉ लगता है, वहाँ पे छोटे बेटे को भी प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है। जहाँ पे हम महिलाओं के प्रॉपर्टी के अधिकार बात करते हैं, वहाँ स्पीति में छोटे बेटे, मतलब बड़े बेटे के बाद जो भी बेटा पैदा होता है उसको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। परंतु नोतोड़ एक ऐसा कानून जो पारित किया गया था कांग्रेस सरकार की देन है, जिसकी वजह से आज हमारे स्पीति के छोटे भाई जितने भी हैं वो कमा रहे हैं, वो खा रहे हैं। अगर नोतोड़ नियम नहीं होता, नोतोड़ नहीं होता, तो हम शायद कल्पना नहीं कर पाते उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती। तो इसके लिए भी हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उस तत्कालीन सरकार का जिन्होंने नोतोड़ या FRA जैसे क्षेत्र पे कार्य किया। यदि हम FCA में अमेंडमेंट की बात करते हैं, यदि इसमें समय लगता है, तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि FRA में, जो FRA में हमारा सेक्शन 3(1) है, उसमें भी हमारे कम्युनिटी राइट्स का जो है क्लेम बनता है। उसमें मेरा माननीय मंत्री महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा कि DCs को, सभी उपायुक्तों को और जितने भी सभी SDMs हैं, इनको एक निर्देश जारी हो कि जो हमारा FRA में सेक्शन 3(1) में और कम्युनिटी राइट्स में, उसमें थोड़ा लचीलापन दिखाएं, क्योंकि कानून कहता है कि 2005 से पहले जो आपका अधिकार उस भूमि होना चाहिए, वो 50 बीघा तक भी हो सकता है। यदि FCA में हम उनको ज़मीन नहीं दे पा रहे, तो FRA में भी हमारे पास जो है कहीं ना कहीं जो ऑप्शन बचता है। वो डिपेंड करता है कि आपके जो ऑफिसर है कितनी लचीलेपन से कार्य करते हैं, और पब्लिक हित में मुझे लगता है ये लचीलापन अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ मेरा अंत में एक बार पुनः निवेदन रहेगा सरकार से कि KCC ऋण माफ़ी के प्रति जो है सरकार जो है केंद्र सरकार के प्रति अपना ध्यान जो है आकर्षित करवाए, और केंद्र सरकार से भी हम ये निवेदन करते हैं कि वो इसमें KCC माफ़ करवाए। साथ ही साथ क्योंकि बाढ़ की स्थिति के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हर वर्ष मेरे क्षेत्र में हो रहा है, फ्लड मिटिगेशन में हमारे भी कई प्रपोजल्स जो है पेंडिंग है, लंबित है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि इसकी स्वीकृति जल्द से जल्द दे। पहले भी आपके सहयोग से, आशीर्वाद से हमारा सगनम का 4 करोड़ का जो है फ्लड मिटिगेशन में जो है कार्य संपूर्ण हुआ था, और उसी दिशा में क्योंकि मयाड़ जैसे मयाड़ नाले में पूरे वैली में जो बहुत ज़्यादा नुकसान आपदा में हुआ, 4 से 5 मेरे पुल वहाँ पे चले गए। एक गांव जो है पूरा जो है आपदा के अंदर अभी भी झूल रहा है, झुलस रहा है। और अगले वर्ष की चिंता हमें अभी से कि अगले वर्ष जो है ये मानसून किस तरह का भयावह स्थिति में आएगा। तो कहीं ना कहीं वो मिटिगेशन का कार्य हमें उस मानसून से पहले करना पड़ेगा, तभी हम लोगों के बीच में जा पाएंगे और लोगों की जवाबदेही को जो है सही साबित कर पाएंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आपने मुझे समय दिया। माननीय सभापति महोदय, आपका हार्दिक धन्यवाद।